वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वांटम यांत्रिकी में संकारक, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ स्पष्ट रूप से ये देख ली थी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत जब हम किसी भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी यानी जो ऑब्जर्वेबल्स थे उनका मेजरमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग हमें एक ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो हमने वहां सीखा था किस प्रकार से ऑपरेटर को हम डिफाइन करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये पूरी एक सीरीज चलेगी ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या है, जिसका बेसिक आइडिया हम लोगों को है। उसके पश्चात डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होंगे, उनकी परिभाषाओं को समझेंगे, उनके एप्लीकेशंस को समझेंगे, और फिर इस टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि जिस दिन आपका ये ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तो आपके एग्जाम में मिनिमम, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपको लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से मिल ही जाएंगे। इतना ही नहीं, आगे जब हम फर्दर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो होंगे वहां पर भी इन ऑपरेटर्स का बहुत रोल रहने वाला है, और वैसे भी रहने वाला है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की जो भाषा है जिसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभा रहा है, साई के बाद ऑपरेटर ही निभा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें साई चाहिए और साई के बाद सारी भूमिका में कौन है, ऑपरेटर्स ही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटर्स होते क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैंने यहां पर परिभाषा लिखी है, उसको आप देखिए। परिभाषा आपको पता है, मैंने यहां पर लिखा है संकारक या ऑपरेटर। संकारक की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर संकारित करने पर व्यापक रूप से दूसरा फलन प्राप्त होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी बताया था, जैसे प्लस। प्लस क्या है, एक एडिटिव ऑपरेटर है, लेकिन प्लस का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उसके लेफ्ट और राइट में कुछ ना लिखा हो। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस डी बाई डी एक्स को किसी एक फलन पर ऑपरेट करोगे तो उससे क्या मिलेगा, वो अपनी परिभाषा के अनुसार अपना आंसर आपको प्रदान कर देगा। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कोई भी ऑपरेटर, मान लीजिए आपके पास ए कोई ऑपरेटर है, इसको मैंने क्या किया, किसी फलन साई पर संकारित किया। देखो परिभाषा यही है, जिसे किसी एक फलन पर संकारित करने पर, तो ये ऑपरेटर ए है, इसे मैंने साई पर संकारित किया, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा व्यापक रूप से दूसरा फलन प्राप्त होता है। कोई साई डैश मिल जाएगा, वो साई डैश कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑपरेटर की क्या है, एक जनरल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहो तो ऐसे देख लो, जैसे डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, इसको आपने एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट किया तो आपको क्या मिला, 2x मिला। तो देख लीजिए, ये एक तरह से ए कैप, ये आपका साई, और ये पूरा का पूरा क्या है, कोई साई डैश है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है ना। इसको आप कैट नोटेशन में भी लिख सकते हो। जैसे ए आपके पास कोई ऑपरेटर है तो ये लीजिए, ये साई कैट, और वापस आपको क्या मिल जाएगा, कोई साई डैश कैट मिल जाएगा। साई कैट के रूप में भी लिख सकते हो और ब्रा के रूप में भी लिख सकते हो। तो ये लीजिए, इसको मैं ब्रा के रूप में भी लिख देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो यहां मुझे मिल जाएगा क्या, यहां मुझे मिल जाएगा कोई साई डैश मिल जाएगा। तो देखो नोटेशन आपको पता होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक डिफरेंट टाइप का नोटेशन और है, उसको भी आप समझिए थोड़ा। ये चीज तो आपको पता चल गई, ये तीनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। इन जनरल हम हमेशा कैट में ही काम करते हैं, ब्रा का यूज जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे। इन जनरल हम हमेशा कैट में ही काम करते रहेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, जैसे मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो आप एक बार, मैंने 2 चीजें लिखी है। एक तो मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स, और यहां ब्रैकेट में लिख दिया मान लीजिए एक्स स्क्वायर, और एक मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और यहां मैंने कुछ नहीं लिखा। तो देखो इसका तो मीनिंग है, क्योंकि ऑपरेटर के हमेशा कोई भी जो फलन होगा वो ऑपरेटर के आगे लिखा हुआ होना चाहिए। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका तो आपको आंसर मिल जाएगा 2x, लेकिन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बस ये ध्यान रखना आपको, ऑपरेटर कोई भी जो फलन होगा वो हमेशा ऑपरेटर के आगे लिखा जाना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर उस रूप को मैं देखूं तो देखो, इसको आप देखना एक बार, ये मैंने कैट नोटेशन में इस तरह से लिखा है। मैं 2 अलग अलग नोटेशन लिख रहा हूं, एक मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं, ये मैंने साई कैट लिख दिया, ये ऑपरेटर यहां नहीं लिख करके मैंने इस ऑपरेटर को यहां लिख दिया, या मैंने इस तरह से लिख दिया, मान लीजिए आपका ब्रा नोटेशन है, ये ऑपरेटर यहां नहीं लिख करके मैंने यहां लिख दिया। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक तरह से फॉरबिडन है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि ऑपरेटर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फलन होगा
जिस पर आपको ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है वो हमेशा उसके आगे लिखा होना चाहिए। अब ब्रा में आप ये मत सोचना आगे लिखा हुआ है, ब्रा में हमेशा ध्यान रखना इस लाइन के इधर होना चाहिए। बस ये लिखने का तरीका है। अगर आपने इस तरह से लिख दिया गलती से और आंसर आपने निकाल लिया, लेकिन अगर ये लिख दिया तो वो फिर टेक्निकली गलत माना जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, हमेशा कैट के इधर आगे और ब्रा के इधर आगे। जब आप इस तरह से लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर ए जो है वो साई पर क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, और जैसे इसकी परिभाषा होगी वैसा आपको आंसर प्रदान कर देगा। तो ठीक है, तो ये आपको देखो सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल बेसिक चीजों की सहायता से आपको बता दिया। तो ये है बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑपरेटर्स की। अब जब हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो जब हमने बेसिक आइडिया लिया था तो वहां पर हमने एक चीज और सीखी थी, आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या सीखी थी, आइगन वैल्यू इक्वेशन। वो क्या होती है उसको भी हम समझते हैं। ये सारी चीजें आगे डेफिनेशन में काम आएगी। तो देखो उसको मैंने यहां पर लिखा है कुछ, आइगन मान समीकरण या आइगन वैल्यू इक्वेशन। हमने क्या लिखा है, एक अवस्था सदिश साई किसी संकारक ए का आइगन फलन कहलाता है यदि ए साई पर निम्न प्रकार से संकारित हो। यहां पर मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा मैथमेटिकल फॉर्मेट में और फिर आपको बताऊंगा कि वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपकी आइगन मान इक्वेशन कहलाएगी। मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिए अगर ए साई पर ऑपरेट हो रहा है और वापिस आपको कोई कांस्टेंट ए और वापिस साई मिल रहा है, तो अगर इस प्रकार की इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइगन मान समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डी बाई डी एक्स है, एक तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर तो इसका मान तो आ गया 2x, एक मेरे पास मान लीजिए डी बाई डी एक्स है और उसको मैंने लिखा e की पावर 2x तो इसका मान क्या है 2 e की पावर 2x। अब दोनों में से आइगन वैल्यू इक्वेशन कौन सी होगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन में आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप किसी भी ऑपरेटर को किसी फलन पर संकारित करोगे तो वापिस आपको वही फलन मिलना चाहिए। साथ में कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फलन आपको वही मिलना चाहिए। जैसे देखो यहां आपने एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट किया तो आपको एक्स ही मिला, वापिस एक्स स्क्वायर नहीं मिला। लेकिन जैसे आपने e की पावर 2x पर ऑपरेट किया तो आपको e की पावर 2x वापिस मिल गया, साथ में कोई कांस्टेंट है, साथ में बस कांस्टेंट होना चाहिए, x डिपेंडेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं आइगन मान समीकरण। तो ये देखिए आप जब ऑपरेटर ए को साई पर ऑपरेट करोगे तो स्मॉल ए तो कोई कांस्टेंट मिल गया और वापिस आपको क्या मिल गया, साई मिल गया। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसके अंतर्गत जो आपका ये साई है, ये वाला, ठीक है ना, जो भी ये या ये जो भी साई है, इस साई को हम कहते हैं, देखो इस साई को हम कहते हैं आइगन फंक्शन। क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन, ठीक है ना, आइगन फलन आप लिख सकते हो ऐसे, आइगन फलन। और जो आपका ये ए है, स्मॉल ए, इसको हम कहते हैं आइगन मान। क्या कहते हैं, आइगन मान या आइगन वैल्यू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइगन मान की परिभाषा समझ गया कि अगर आप किसी अवस्था सदिश को संकारक पर ऑपरेट होता है और उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। वापिस मतलब कहने का मतलब है आइगन मान में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप ऑपरेटर को किसी फलन पर ऑपरेट करोगे तो वापिस आपको वही फलन मिलना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको अगर कैट नोटेशन में लिखना हो तो बहुत आसान है, ये लीजिए ए साई इज इक्वल टू ए साई। ब्रा भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रा में जब लिखोगे तो ये ए स्टार हो जाएगा, ठीक है ना। जनरली हम कैट नोटेशन का ही काम में लेते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी हो गई, आइगन वैल्यू इक्वेशन की हो गई। और मैंने आपको बताया भी था जो श्रोडिंगर समीकरण है, जब हमने बेसिक आइडिया लिया था ऑपरेटर्स का तो मैंने वहां पर लास्ट में श्रोडिंगर समीकरण को किस रूप में लिखा था, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो मैंने इस प्रकार की सॉरी इक्वेशन लिखी थी, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये भी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये एच एक ऑपरेटर है जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। इस साई पर जैसे ही ऑपरेट होगा तो आपको वापस साई मिल जाएगा और साथ में ई क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये देखिए आप, ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। और आप ये भी याद रखिए, जब हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे तो हमने पोस्टुलेट्स में जो क्वेश्चन अराइज किए थे, सबसे पहले हमने कहा था कि किसी सिस्टम के लिए आपको साई की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमने कहा था जब साई की जानकारी है तो अब आपको अगर अदर फिजिकल क्वांटिटीज निकालनी है तो सबसे पहले हर एक फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए। फिर आपने कहा था जैसे ही आपने ऑपरेटर डिफाइन कर लिया तो अब उनके अगर मान निकालने हैं तो आपको उन सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। आइडिया मिल गया आपको बेसिक, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी।
अब एक और छोटी सी चीज है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूं। देखो आप एक बार, अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं देखो यहां पर कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, ये मेरा ऑपरेटर ए है, इसको जैसे ही मैंने साई1 को ऑपरेट किया तो मुझे मान लीजिए कोई a1 साई1 मिल गया, तो ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साई1 वापस साई1 मिल रहा है। उसी प्रकार से ये ऑपरेटर a है, जब मैंने मान लो इसको कोई साई2 पर ऑपरेट किया तो मुझे मिल गया a2 साई2। उसी प्रकार से मान लीजिए इस ऑपरेटर a को मैंने ऑपरेट किया साई3 पर और मुझे मिल गया a3 साई3। ये सारी की सारी क्या है, डिफरेंट आइगन वैल्यू इक्वेशंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नई चीज हमें क्या समझनी है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की इक्वेशंस और लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ऑपरेटर a है, इसको मैंने साई1 पर ऑपरेट किया और मुझे मिला कोई a साई1, ठीक है, कोई a मिल गया। फिर मान लीजिए इसी ऑपरेटर को मैंने साई2 पर ऑपरेट किया तो मुझे वापस a मिला और यहाँ मिल गया साई2। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने इस a को साई3 पर ऑपरेट किया, मुझे वापस a मिला और यहाँ मिल गया साई3। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, a1 साई1 के कॉरस्पॉन्डिंग a1, साई2 के a2 साई3 a3, डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शन और आइगन वैल्यूज मिल रही है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अगर सिचुएशन ऐसी हो, आपके पास कोई ऐसा फलन हो जैसे e की पावर 2x से सपोज करो, ठीक है ना, e की पावर 2x ले लिया तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, या कोई भी एग्जांपल आगे आएगा आपको मैं बताऊंगा पूरा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार की सिचुएशन मिले कि एक ही आइगन मान के संगत एक से अधिक आइगन फंक्शन मिले, यहां पर ध्यान रखना है, ये कहलाता है आइगन फंक्शन, ये कहलाती है आइगन वैल्यू। और हमेशा आइगन फंक्शन जो होता है वो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होता है। यानी अगर इस इक्वेशन को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि इसके अंतर्गत आपको a1 आइगन मान के संगत साई1 आइगन फलन प्राप्त हो रहा है, या साई1 आइगन फलन के करस्पॉन्डिंग आपको a1 आइगन वैल्यू मिल रही है। और इन सभी में सभी के लिए आइगन फंक्शन डिफरेंट है और आइगन वैल्यू भी डिफरेंट है। लेकिन यहां पर क्या है, देखो आइगन फंक्शन तो डिफरेंट है लेकिन करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो सेम ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल आप कह सकते हो एक पैरामीटर बनकर के आएगा, जिसको हम कहते हैं, अभी मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, उसको हम कहते हैं अपभ्रष्टता, डीजनरेसी। क्या कहते हैं, अपभ्रष्टता या डीजनरेसी, ठीक है। अपभ्रष्टता की डेफिनेशन क्या होगी कि जब एक से अधिक आइगन फलनों के संगत एक ही आइगन मान प्राप्त हो तो वो स्थिति कहलाती है आपकी अपभ्रष्टता की। और एक आइगन मान के संगत कितने आइगन फलन आपको मिल रहे हैं, जैसे देखो यहां पर आइगन मान तो एक है a, उसके संगत आपको 3 आइगन फलन मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है डिग्री ऑफ डीजनरेसी, अपभ्रष्टता की कोटि। आप गिन लीजिए। चीज क्या ध्यान रखनी है, अपभ्रष्टता जब भी आप पढ़ोगे तो आइगन वैल्यू सेम रहेगी, आइगन फंक्शन डिफरेंट। बस इसको अगर आप लैंग्वेज में समझना चाहो तो यहां इसको लिख सकते हो। देखो इसका सिंपल सा मतलब है आइगन वैल्यू तो आपकी क्या रहेगी, सेम, ठीक है ना, चेंज नहीं होगी वो, जबकि आइगन फंक्शन जो है आपके आइगन फंक्शंस, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डिफरेंट। तो डिफरेंट आइगन फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको सेम आइगन वैल्यू मिल रही है तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, डीजनरेसी कहलाती है। और ये काम का आएगी, आपको पता है, हम लोग जानते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये एक फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन है। आगे जब हम कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, आपको कई बार ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि एनर्जी की वैल्यू तो सेम रहेगी जबकि आपके जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो उस स्थिति को हम कहेंगे एनर्जी की, उस स्थिति को हम कहेंगे डीजनरेसी की स्थिति। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बस इसका एप्लीकेशन जब हम आगे डेरिवेशन को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, डीजनरेसी की पिक्चर ही अगर दिमाग में नहीं बनेगी तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर देखो, दोनों अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, उसको आप पढ़िए, फिर मैं इसको एक बार वापस बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब इस डेफिनेशन को पढ़िए आप। अब देखिए, जब किसी एक आइगन मान यानी स्मॉल ए देखा था के संगत एक से अधिक मतलब साई1 साई2 साई3, फिर आगे लिखा है रेखिक स्वतंत्र। अब इस रेखिक स्वतंत्र का मतलब मैं बताऊंगा। रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान हो तब आइगन मान क्या कहलाता है आपका, अपभ्रष्ट या डीजनरेट कहलाता है। और ये गुण क्या कहलाता है, अपभ्रष्टता कहलाता है। और फिर आगे क्या लिखा है, किसी एक आइगन मान के संगत रेखिक स्वतंत्र आइगन फलनों की जो संख्या है वो कहलाती है अपभ्रष्टता की कोटि। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन आपको पूरी समझ में आ गई होगी। वापस उस इक्वेशन को देख के समझ लीजिए। मैंने क्या कहा है कि जब एक आइगन मान के संगत एक से अधिक, देखो एक से अधिक है कि नहीं, साई1 साई2 साई3, एक से अधिक रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता की स्थिति कहलाती है। और कितने हैं,
जितने भी हैं 2, 3, 4 वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अभ्रष्टता की कोटि। अगर आपको इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाए और आपसे पूछे कि इस स्थिति में अभ्रष्टता की कोटि कितनी है, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि एक आइगन मान के संगत हमें 3 आइगन फंक्शन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इस सिचुएशन में अभ्रष्टता की कोटि कितनी है? 3 है। क्लियर हो गई मेरे हिसाब से? अब डीजेनरेसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जो एक वर्ड इसमें हमने पढ़ा था उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है रेखिक स्वतंत्र। रेखिक स्वतंत्र का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत सामान्य अर्थ में मैं आपको बता देता हूं, डिटेल में कभी आगे आएगा तब मैं बताऊंगा। आप एक चीज मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने एक चीज समझी थी, इसको मैं चलो अलग पेज पर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास आई कैप, जे कैप, के कैप, और इधर क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास साई 1, साई 2, साई 3, इस प्रकार से कई सारे, ठीक है ना, साई n, कुछ भी समझ लीजिए। ये इस प्रकार की सिचुएशन है। और हमने कहा था, हम लोगों ने जब इस क्वांटम मैकेनिक्स में स्पेस को पढ़ा था, तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में कहा था जो स्पेस होता है वो आपका इन जनरल n डायमेंशनल स्पेस होता है, और वैसे हम वेक्टर एनालॉजी की बात करते हैं तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस को लेकर के चलते हैं। तो इन दोनों को हमने एक तरह से एनालॉजी के रूप में पढ़ा था। तो उसको आप समझिए क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पर निर्भरता का न होना। आप सोचिए एक बार इसको, क्या मैं आई कैप को जे कैप, के कैप के रूप में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। आई कैप का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, जे कैप का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, के कैप का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन हां, किसी भी वेक्टर को इन तीनों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूं। ये तो आपको पता है, कोई वेक्टर ए है उसको मैं 2i, 5j, 6k कुछ भी कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूं। लेकिन क्या आई कैप को जे और के कैप के रूप में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो यह ध्यान रखना, अगर आप किसी भी राशि को किसी अन्य राशियों के कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते हो तो वो कहलाती है लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर उसके कॉम्बिनेशन के आप रूप में लिख सकते हो, सपोज करो कि जो आई कैप है, ठीक है, उसको आपने लिख दिया जे कैप, 2j कैप प्लस 5k कैप। तो यहां पर अब आई कैप जो है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रही है? जे और के पर डिपेंड कर रही है। तो एक तरह से आई कैप जो है वो जे कैप और के कैप के रूप में आप लिख रहे हो, तब वो स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये चीज होती नहीं है, ठीक है ना, ये होती नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर है। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए साई 1, साई 2, साई 3, साई n, ये भी क्या है? एक प्रकार की बेसिस है, ठीक है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अगर ये इस प्रकार के हो कि आप किसी एक को किसी अन्य के कॉम्बिनेशन ग्रुप में नहीं लिख सकते हो, यानी सपोज करो जो साई 1 है आपका, अगर इस साई 1 को मैं ऐसे मान लीजिए C1 साई 2 प्लस C3 C1 साई 2 प्लस C2 साई 3, इस प्रकार से अगर लिख सकता हूं तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि साई 1 जहां भी होगा वहां मेरा साई 2 साई 3 चला जाएगा। तो वो डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप खुद सोच के देखिए। उस इक्वेशन पर एक और वापस जाइए। अगर सपोज करो साई 1 को आप साई 2 साई 3 के रूप में लिख सकते हो, तब ये भी साई एक के कॉरस्पॉन्डिंग साई 2 है, एक के कॉरस्पॉन्डिंग साई 3, और यहां भी एक के कॉरस्पॉन्डिंग साई 1 अलग नहीं है, वो भी साई 2 और साई 3 का ही पार्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो उस स्थिति में तो डीजेनरेसी आपकी बदल जाएगी, वैसी नहीं रह पाएगी जैसी होनी चाहिए। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जितने भी आइगन फंक्शन आपको मिल रहे हैं डिफरेंट, ये सारे क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसको अगर एक सिंगल वर्ड में समझना हो तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि यदि हम किसी एक फलन को किसी अन्य फलनों के कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो स्थिति ही क्या कहलाती है? आपकी रेखिक रूप से स्वतंत्र, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाती है। अगर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तब तो वो उस पर डिपेंड कर जाएगी, तो वो स्थिति फिर कहलाएगी लीनियरली डिपेंडेंट की सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से इस परिभाषा में बाकी तो और कुछ था नहीं, केवल ये एक वर्ड था जो आपको अलग से समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया, और बाकी डेफिनेशन आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले समझा ऑपरेटर्स होते क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन देख ली, फिर हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन को अच्छे से समझ लिया, और आइगन वैल्यू इक्वेशन को पढ़ने के पश्चात एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीजेनरेसी, उसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब आप आराम से इसको ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा लेक्चर है बहुत, इसको आप अच्छे से सुनिए और चीजों को समझिए। इस पूरी थ्योरी जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हो उसकी दिमाग में एक पिक्चर बनाइए। जब पिक्चर उसकी दिमाग में बन जाएगी तो आगे जब आप इसको अप्लाई करोगे, इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटर की जो सीरीज है उसका पहला लेक्चर एक बेसिक लेक्चर था जिसको हमने कर लिया है। अब आगे अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? अगले लेक्चर्स में हम लोग एक काम करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के आपके ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे।
ये चैप्टर थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन आप यकीन मानिए इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्यूआर कोड एक बार जनरेट कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड है, इसकी सहायता से आपको पैनल पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू।